आज की इस वीडियो में हम जायज़ा लेंगे सैमुअल बेकट के एक प्ले हैप्पी डेज़ के बारे में। इसके करैक्टर, समरी, एनालिसिस सब कुछ जानेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं हमारा टॉपिक। हैप्पी डेज एक अब्सर्ड प्ले है। अब्सर्ड मतलब मजाक का खेल, यानी बेवजह जिसका कोई मकसद ना हो। तो इसको लिखा था सैमुअल बेकट ने। सैमुअल बेकट पैदा हुए थे 1906 में 13 अप्रैल को, और 22 दिसंबर 1989 में उनकी डेथ हो गई थी। वो एक आयरिश राइटर थे, नॉवलिस्ट थे, प्ले राइटर थे, शॉर्ट स्टोरी राइटर थे, थिएटर डायरेक्टर थे, शायर थे और लिटरेरी ट्रांसलेटर थे। इन्होंने इंग्लिश और फ्रेंच दोनों ज़ुबानों में लिखा था। उनका पेन नेम था एंड्रू बेलिस। इनको इनकी राइटिंग्स की वजह से लिटरेचर पर नोबेल प्राइज़ मिला था। उनके कुछ नोटेबल वर्क्स हैं जैसे कि व्हाट, एंड गेम, हाउ इट इज़ और हैप्पी डेज। ये इनके बहुत ही फेमस वर्क्स हैं जिनको आपको याद करना बहुत ज़रूरी है। तो अब हम चलते हैं करैक्टर एनालाइज की तरफ। इस जो प्ले को हम पढ़ रहे हैं हैप्पी डेज के, इसके दो करैक्टर हैं, दो मेन करैक्टर हैं। एक विनी है जो कि प्रोटैगनिस्ट है और मैरिड विद विली। वो ज़मीन में हाफ तक धंसी हुई होती है और दिन ब दिन नीचे जा रही होती है। प्ले के एंड पे वो गर्दन तक धंस जाती है। वो मुसलसल विली से बातें करती है। ज़्यादातर वो विली जो होता है उसको इग्नोर करता है, लेकिन कुछ बातों को उसका रिस्पॉन्ड भी करता है। उसके बाद नंबर 2 पे जो करैक्टर है वो है विली। विली है वो हस्बैंड ऑफ विनी है, ठीक है, और विनी के पीछे सुराख में रहता होता है। वो ज़्यादातर विनी की बातों को इग्नोर करता है और बाकी वक्त सोता है और न्यूज़ पेपर पढ़ता है। तो ये था उसका करैक्टर एनालिसिस। अब हम बढ़ते हैं समरी की तरफ। जब ये प्ले शुरू होता है तो हम देखते हैं कि खुले आसमान में रेगिस्तानी इलाका है जहाँ जगह जगह टीले नज़र आते हैं। ऐसे ही एक मंजर में एक औरत जिसकी उम्र 50 साल है, वो एक टेले में कमर तक धंसी हुई है। उसके पास एक बैग है जिसमें ज़रूरत की चंद चीज़ें हैं और एक गर्मी से बचाव के लिए एक छतरी पड़ी हुई है। उस औरत का नाम विनी है। उसके पीछे टीले के नीचे नज़रों से उजल उसका खामद विली सोया हुआ होता है। विनी भी सोई हुई होती है जब प्ले शुरू होता है। तो सुबह तड़के का वक़्त होता है, यानी कि दिन का आगाज़ हो रहा होता है। तो अचानक यके बाद दीगर घंटी की आवाज़ आती है जिस पर वो औरत बेदार हो जाती है। वो अपने रवाज के मुताबिक इबादत करती है और फिर बैग से ब्रश निकालती है और ब्रश से दांत साफ़ करती है और बैग से कुछ और चीज़ें भी अपनी ज़रूरत के मुताबिक निकालती है। वो इस बात पर अफसोस का इज़हार करती है कि बेचारे विली को ज़िंदगी में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन साथ ही साथ इस बात को भी तस्लीम करती है कि उसका मुसलसल सोना भी उसके लिए एक तोहफ़ा है, क्योंकि वो इसके साथ तो है, कहीं उसको छोड़कर चला तो नहीं गया, और ये उसकी ख्वाहिश थी कि वो इसके साथ हमेशा रहे। फिर वो अपने आप को कोसती है कि वो इसके बारे में शिकायत नहीं करनी चाहिए उसे, बल्कि उसका तो शुक्रगुजार होना चाहिए। विन्नी ब्रश के दस्ते पर कुछ लिखा हुआ पढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन सिर्फ जेन्युइन और प्योर ही पढ़ पाती है। वो अल्फाज सही तौर पर नज़र नहीं आ रहे होते, तो वो फिर अपने बैग से अपनी नज़र वाली ऐनक निकालती है और एक छोटे से कपड़े से ऐनक के शीशे साफ़ करने की कोशिश करती है। फिर वो अल्फाज पढ़ने की कोशिश करती है और सिर्फ इतना ही पढ़ पाती है, जेन्युइन और प्योर। फिर वो विली को जगाने की कोशिश करती है और अपनी छतरी को पीछे फेंकती है, लेकिन विली जो अभी तक नज़रों से उजल होता है इसे छतरी वापस पकड़ा देता है। फिर वो अपने बैग से एक रिवाल्वर निकालती है और उसे किस करती है और अपने सामने रख देती है। फिर वो अपने बैग से एक सुरख दवाई की शीशी निकालती है और उससे दवाई पीती है और खाली शीशी पीछे फेंक देती है। इस दौरान हम देखते हैं कि विली भी नींद से बेदार हो जाता है। विन्नी इसके गंजे सर से टपकते हुए खून को देखने के लिए पीछे का रुख करती है और इसी सर पर अंडरवेयर पहनने को कहती है और वो पहन लेता है। फिर वो कहती है इट विल बी द अनदर हैप्पी डे। इस दौरान विली अखबार में मसरूफ़ हो जाता है और ऊंची आवाज़ में हेडलाइन पढ़ने लग जाता है, जिसमें बाथ टब में एक पादरी की मौत का जिक्र होता है और नौजवानों के लिए नौकरी के मौके पड़ता है। इस दौरान विनी बैग से एक शीशा निकालती है जिसके ज़रिए अल्फाज मोटे नजर आते हैं और ब्रश पर ऊंची आवाज़ में पढ़ने की कोशिश करती है, जेन्युइन प्योर हॉग स्टायर, यानी कि सूअर के असली और खालस बाल। फिर विनी पीछे देखती है कि विली के पास एक पोस्ट कार्ड है और वो उसे इसको देखने के लिए कहता है। वो तस्वीर देखती है और डर जाती है और इसे वापस काट देती है। विन्नी को इस बात का भी दुख है कि इसने विली को सोने नहीं दिया और काश कि वो तन्हाई बर्दाश्त कर सकती। वो सोचती है कि अगर विली मर गया या उसने उसे छोड़ दिया तो वो एक लफ्ज़ भी नहीं कहेगी। वो हैरान होकर सोचती है कि आया उसने बालों में कंघी की है, ये ब्रश किया है या नहीं। फिर ब्रश और कंघी बैग में रख देती है। वो इरादा रखती है कि वो बाद में ब्रश और कंघी करेगी। वो उलझ जाती है कि वो बालों के लिए इट इस्तेमाल करे या देम।
और यही बात वो विल्ली से पूछती है, जो कि कहता है कि इट्स ठीक है। विन्नी इस बात पे बहुत खुश होती है कि विल्ली इसके साथ बातें तो कर रहा है और इसे हैप्पी डे के साथ मासूम करती है। वो विल्ली को कहती है कि वो गर्मी से बचने के लिए रेंग कर अपने हॉल में चला जाए और वो वापस चला जाता है। विन्नी इस बात पे इसका शुक्रिया अदा करती है कि इसने इसको सुना और इसे रिस्पॉन्ड किया, वरना बातें करने के लिए इसके पास सिर्फ बैग ही होता। फिर वो विल्ली से पूछती है कि वो जल्दी इसे छोड़ देगा, इस पर वो कुछ नहीं कहता। वो कहती है कि इसके इर्द गिर्द ज़मीन तंग हो रही है। फिर वो ज़मीन पर एक चूंटी दिखती है, पास में एक सफ़ेद बाल को लेकर जा रही होती है। विन्नी कहती है कि ये अंडे हैं। फिर कहती है फॉर्मिकेशन, जिसका मतलब है जिल्द पर चूंटियाँ रेंगना, जिल्द पर चूंटियाँ हैं ना, उसको रेंगते हुए महसूस करना। इस बारे में विल्ली को बताती है और वो इस बात पे हंसता है। वो भी इसके साथ शामिल हो जाती है। कुछ देर बाद विन्नी विल्ली से पूछती है कि क्या वो अब भी लवेबल है, लेकिन वो इस बात का कोई जवाब नहीं देता। वो कहती है अगरचे देर हो रही है, लेकिन गीत गाने के लिए फिर भी देर नहीं है। वो बैग में हाथ डालती है और साथी तौर पर एक बार फिर रिवॉल्वर निकाल लेती है। इसका दोबारा मुआयना करती है और विल्ली को कहती है कि क्या उसे याद है कि वो कैसे इसे कहा करता था कि इसे इससे दूर रखो। फिर विन्नी कहती है कि वो विल्ली से थक चुकी है और कुछ इधर उधर की बातें करने के बाद विन्नी बड़ी मुश्किल से अपनी छतरी लहराती है। वो लंबे दिनों के बारे में सोचती है जब कोई काम नहीं होता था, जब उसके साथ कोई बात करने वाला नहीं होता था। कहती है कि वो छतरी को नीचे नहीं कर सकती। फिर वो कहती है कि दुनिया में आगे बढ़ने के लिए चेंज की ज़रूरत है। छतरी को आग लग जाती है और विन्नी इसे पीछे फेंक देती है ताकि आग बुझ जाए। फिर वो ख्याल करती है कि कम अल्फाज टेम्परेट और टोरेट खाली अल्फाज हैं, जैसे कि इन दोनों की यादें जब उसकी टांगें हुआ करती थी, वो अपनी टांगों का ख्याल कर सकती थी और इनकी यादें भी खाली ही रह गई हैं। वो सोचती है कि वो ज़मीन कभी उसकी छाती को भी ढांप लेगी, ये ऐसे होगा जैसे कभी किसी ने इसे देखा ही ना हो। वो सोचती है कि कल छतरी दोबारा अपनी असली हालत में वापस आ जाएगी। विन्नी उदास होती है और अपने बैग से म्यूज़िक बॉक्स निकाल लेती है और म्यूज़िक सुनती है। वो भी अल्फाज के बगैर साथ साथ गुनगुनाती है। आखिर तक वो दोबारा खुश हो जाती है। जब विल्ली मुकर्रर नहीं करता, मतलब उसे दाद नहीं देता, तो विन्नी जो है वो गुनगुनाना बंद कर देती है और गीत गाने की मुश्किलात बयान करती है। कहती है कि गीत गाना बहुत ही मुश्किल है, ख़ास करके जब किसी का दिल ना कर रहा हो। विन्नी महसूस करती है कि इसे कोई देख रहा है। जो ही वो अपने लंबे नाखून ज़मीन पर फेरती है तो एक आदमी जिसका नाम छावर होता है के बारे में सोचती है, जो अपनी मंगेतर के साथ होता है और विल्ली के इनके बारे में बताती है। वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े होते हैं और खाली हाथ में बैग उठाए होते हैं और विन्नी को घूर कर देखते हैं। विन्नी के ज़मीन पर धंसे होने पर सवालात करते हैं और विन्नी और विल्ली का एक दूसरे के लिए फ़ायदेमंद होने पर दलाइल देते हैं। विन्नी को बाहर निकालने पर गौर करते हैं और चले जाते हैं। विन्नी देखती है कि विल्ली अपने सुराख से बाहर डिगने की कोशिश कर रहा है। वो मुशाहिदा करती है कि विल्ली को अच्छा कलर नहीं है। वो इसे बताती है कि वो ख्वाबों में देखती है कि विल्ली दूसरी तरफ से आएगा ताकि वो इसे देख सके, लेकिन वो जानती है कि वो कभी नहीं आएगा। फिर वो अपने बुरश के हैंडल पर लिखे हुए अल्फाज मुश्किल से पढ़ती है और पूछती है कि हॉक क्या होता है। विल्ली इसे हॉक के बारे में बताता है और वो खुश हो जाती है। वो अखबार पढ़ता है, विल्ली अखबार पढ़ता है और मुलाजमत के मौके ऊंची आवाज़ में पढ़ना शुरू कर देता है, जो कि वही हैं जो पहले थे। विन्नी अपने आप को गाने के लिए कहती है, लेकिन वो गाती नहीं है, यानी इरादा करती है और तर्क कर देती है। फिर इरादा करती है कि वो इबादत करे, लेकिन वो इबादत भी नहीं कर पाती। एक दिन ख़त्म हो जाता है और अगला दिन स्टार्ट होता है। अगले दिन जब दिन शुरू होता है तो विन्नी गर्दन तक ज़मीन में धंसी हुई होती है। अब वो अपना सर भी नहीं हिला सकती। घंटी बजती है और अपनी आंखें खोलती है। मुसलसल वक्फे के बगैर वो विल्ली से बात करने की कोशिश करती है, जो जवाब नहीं देता। वो ख्याल करती है कि विल्ली मर गया है या दूसरों की तरह इसे छोड़कर चला गया है। अपनी मौजूदा सूरत हाल पर उदास हो जाती है और अपने जिस्म और विल्ली के गायब हो जाने पर उदास हो जाती है। फिर घंटी बजती है। विन्नी विल्ली से सवालात पूछती है, जो जवाब नहीं मिलता, तो कहती है कि तेरी अपनी मर्जी। वो एक छोटी लड़की मिल्ड्रेड की कहानी याद करती है, जो आधी रात के वक्त अपनी गुड़िया के कपड़े उतार रही होती है। विन्नी विल्ली को तवज्जो न करने पर बुरा भला करती है। विन्नी मिल्ड्रेड की कहानी दोबारा याद करती है, जब एक चूहा उसकी टांग पर चढ़ गया था और उसने अपनी गुड़िया को छोड़ दिया था। मिल्ड्रेड की सारी फैमिली दौड़ के आई थी, लेकिन इस वक्त तक देर हो चुकी थी। विन्नी देखती है कि विल्ली एक अच्छे अंदाज में उसकी तरफ रेंग रहा है और वो कहती है कि उसका रेंगना उस दिन की याद दिलाता है जब विल्ली ने विन्नी को प्रपोज किया था। वो अपनी हैट और ग्लव्स को फेंक देता है और विन्नी के फसाने पर उसकी तरफ रेंगता है। वो सरगोशी करता है और से कहता है विन,
और वो खुश हो जाती है और गीत गाती है आई लव यू सो। ये वही गाना है जो म्यूज़िक बॉक्स ने पहले बजाया था। वो अपनी आंखें बंद कर लेती है, घंटी बजती है, वो दोबारा अपनी आंखें खोल लेती है और मुस्कुराती है क्योंकि विल्ली इसकी तरफ देख रहा होता है। वो एक लंबे वक्फे के साथ एक दूसरे को मुसलसल देखते रहते हैं और इसके साथ सामईन की तालियों में की गूंज में प्ले ख़त्म हो जाता है। ये था अब्सर्ड प्ले। आज का प्ले आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि इसमें क्या खामी है। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।